सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। कक्षा 11 में हम गणित में स्ट्रेट लाइंस पार्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद बायोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में एक नया पाठ समाकलन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में इवोल्यूशन पार्ट को पढ़ेंगे। तो देर किस बात की है, अपना कॉपी कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ, जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस पाठ को और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। एक बिंदु की रेखा से दूरी तथा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए शुरू करेंगे पहले विषय के साथ, एक बिंदु की रेखा से दूरी। बच्चों, आपके सामने एक आकृति दी गई है, उसमें बिंदु P x1 y1 है और रेखा जो है जिसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है उस बिंदु से, उसका समीकरण ax + by + c = 0 है। इस प्रकार बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 है, उससे रेखा ax + by + c = 0 की जो लांबिक दूरी है हम उसको d से दर्शाते हैं और उसको प्राप्त करने का सूत्र ये है बच्चों, मॉड में ax1 + by1 + c बटे में √a² + b²। बच्चों, आपके सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार का आएगा कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे और एक रेखा का समीकरण दिया होगा जिनके मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, आप क्या करेंगे, रेखा के समीकरण में x और y के स्थान पर आपको उन निर्देशांक जो दे रखे हैं उनका मान डालना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ती हूँ तो देखती हूँ इस पर आधारित एक उदाहरण। बच्चों, अभी आपको मैंने यही बताया था कि आपको एक बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, जैसे इसमें 3, -5 है और रेखा का समीकरण दिया है 3x - 4y - 26 = 0। इससे हमें दूरी ज्ञात करनी है उस बिंदु की। तो क्या करना था बच्चों, रेखा का समीकरण को समीकरण 1 मान लिया। अब हमें जब इसका व्यापक समीकरण ज्ञात है ax + by + c = 0, इसकी हम तुलना करेंगे तो a का मान है 3, b का मान है -4 और c का मान है -26। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आपको याद होगा जो भाग दिया जा रहा है उसमें √a² + b² है। तो दिया हुआ बिंदु के निर्देशांक है 3, -5। तो रेखा से दूरी यानी जो d है वो कैसे निकलेगी, सूत्र आपके सामने लिख दिया है बच्चों। a का मान है 3 और x1 के जो निर्देशांक दे रखा है वो भी 3 यानी 3 × 3 जमा b का मान है -4 और y1 का मान है -5, तो -4 × -5 और c का मान जो है वो -26 है। अब नीचे भाग दिया जा रहा है √a² + b² से, तो a यानी 3 का स्क्वायर और b यानी -4 का स्क्वायर। हल करने पर आपको प्राप्त होगा बच्चों 3/5। आप इसको अपनी पुस्तिका में अच्छे से हल कर देख सकते हैं।
अगला विषय है दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी। जैसा कि बच्चों आप आकृति में देख सकते हैं, दो रेखाएं हैं जिसमें पहले का समीकरण है y बराबर mx प्लस c2 और दूसरे का समीकरण है y बराबर mx प्लस c1। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं तो इनके ढाल जो है वो आपस में बराबर होंगे। पहली रेखा जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c2 और जो दूसरी रेखा है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, यह दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों के बीच हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो जो दूसरी रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c1 है, वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसके निर्देशांक है माइनस c1 बटे m, 0, जिस बिंदु को हमने नाम a दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो होगा d बराबर मॉड में c1 माइनस c2 बटे में अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ढाल का वर्ग। ये पहली स्थिति थी बच्चों जब हमें अंतःखंड प्राप्त हो और ढाल का मान ज्ञात हो। किंतु यदि हमें रेखाओं का व्यापक रूप दिया गया है, यानी पहली रेखा का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, तो जो दूसरा सूत्र हमें प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, d बराबर मॉड में c1 माइनस c2 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक, जब आपको अंतःखंड और ढाल प्राप्त हो, और जब आपको दोनों रेखाओं का व्यापक रूप ज्ञात हो। तो देखते हैं उदाहरण। कहा गया है समांतर रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों दो समांतर रेखाओं के आपके सामने समीकरण दे रखे हैं, इनके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। a का मान है 3, b का मान है माइनस 4। पहली रेखा में जो c1 है वो 7 है और दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया गया है उसमें c2 होगा वो 5 है। तो अभीष्ट दूरी निकालने का बच्चों हमको सूत्र प्राप्त था। यदि a, b, c1 और c2 दिया हो तो हम क्या करते थे, मॉड में c1 माइनस c2 बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 7 है, c2 5 है, 7 माइनस 5 2 हो जाएगा और अंडर रूट में 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर है 16। 9 और 16 जुड़कर होंगे 25 और 25 का यदि अंडर रूट लिया जाए तो हमको 5 प्राप्त होता है। तो बच्चों आपका उत्तर होता है 2/5। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ का जो आखिरी अध्याय था वह भी समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा दो विषयों के बारे में। एक तो एक दिए गए बिंदु से एक रेखा की दूरी, जब आपको बिंदु का निर्देशांक और रेखा का समीकरण प्राप्त हो। उसके बाद दो चीजें हमने और देखी, कैसे बच्चों दो समांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। एक स्थिति में हमें ढाल प्राप्त थी और दूसरी स्थिति में हमें व्यापक रूप प्राप्त था दोनों ही रेखाओं के समीकरण का। आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार की संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन। मूल शिखाग्र विभेदितक तथा प्ररोह शिखाग्र विभेदितक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। उदाहरण स्वरूप एक वाहिकीय तत्व में बनने वाली कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं
कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंतरापूलीय वाहिकीय कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम निर्विभेदित कोशिकाओं तथा उत्तकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती है। पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, अर्थात ये परिमित या अपरिमित हो सकता है। पादपों में विभेदन में उन्मुक्त होता है क्योंकि ठीक उसी विभेदक से पैदा हुए उत्तक या कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती है। कोशिका या उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभेदक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल रूप कोशिका के रूप में विभेदित होती है, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल है जो बीजांकुरण एवं जरावस्था के बीच आते हैं। उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्धन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह उत्तकों या अवयवों पर भी लागू होता है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में भिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की संरचनाओं का गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया एवं लार्कस्पर में विभिन्न आकार की पत्तियां। इन पौधों में पत्तियों के आकार किशोरावस्था एवं परिपक्व अवस्था में भिन्न होती है। दूसरी तरफ बटरकप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग होता है। विषम पर्णता का यह दृश्य प्लास्टिकता तथा सुघट्यता का एक उदाहरण है। अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्धन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्धन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधों में परिवर्धन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन दोनों आंतरिक एवं बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों आनुवांशिक तथा अंतरकोशिकी कारक जैसे पादप वृद्धि नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य कारकों के अंतर्गत प्रकाश, तापक्रम, जल, ऑक्सीजन तथा पोषक आदि शामिल होते हैं। पादप वृद्धि नियामक, इनकी विशिष्टताएं। पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। यह इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA, एडेनिन व्युत्पन्न, परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन, काइनेटिन, कैरोटीनॉइड तथा वसा अम्लों के व्युत्पन्नक एब्सिसिक एसिड यानी ABA, टर्पीन यानी जिब्रेलिक एसिड GA या गैसेस एथिलीन यानी C2H2 आदि हो सकते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पाठ्य सामग्री में पादप वृद्धि तत्व, पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन के नाम से वर्णित किया गया है। पादप वृद्धि नियामक को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी कार्यशीलता के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पीजीआर के एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा होता है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रॉपिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे कि ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स। उनके समूह के दूसरे पीजीआर तथा दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे पीजीआर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि वादक कलापों जैसे प्रसूति एवं विलगन में भी शामिल होते हैं। एब्सिसिक एसिड पीजीआर इसी समूह का सदस्य है। गैसीय पीजीआर एथिलीन किसी
व्यक्ति समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में आता है। इस वीडियो में हमने सीखा विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि नियामकों का कायकीय शारीरात्मक प्रभाव, दीप्तिकालता और वसंतीकरण। धन्यवाद। Telekovic ka na rin. Yan na. नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक रेखा और एक वृत्त, एक रेखा और एक परवलय तथा एक रेखा और एक दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इन सभी चर्चित वक्रों के समीकरण हम केवल प्रामाणिक रूप में ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि अन्य रूपों वाले समीकरण का उपयोग हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन क्षेत्र से बाहर है। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं प्रश्न के द्वारा।
यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है प्रश्न का वो है वक्र y बराबर x वर्ग एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इस अध्याय में अभी तक समझ आ गया होगा, सबसे पहले हमें जो हमारा प्रश्न में दिया गया होता है इक्वेशन, उससे हम जो भी आकृति बना सकते हैं उसे हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर y बराबर x वर्ग, जैसा कि आप सब जानते हैं, पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैराबोला ड्रॉ करेंगे y बराबर x स्क्वायर का। इसके बाद यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी y बराबर 4 के। इसके बाद हमें कहा जा रहा है वक्र y बराबर x वर्ग और रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों से घिरा जो क्षेत्र है वो कुछ ये है, AOBN। ये क्षेत्र है पूरा जो कि घिरा हुआ है एक वक्र और एक रेखा से। अब यहाँ पर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे उसी प्रकार से आर्बिट्ररी स्ट्रिप लेकर पहले हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे हाफ पैराबोला का और फिर उसका ट्वाइस कर देंगे हम, जिससे कि हमें ये पूरा एरिया का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे OBNO का। तो ये OBNO का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एक आर्बिट्ररी स्ट्रिप लेकर। यहाँ पर हमने जो आर्बिट्ररी स्ट्रिप लिया है वो हॉरिजॉन्टल लिया है। तो यहाँ से हमें इसकी लेंथ मिल जा रही है x और विड्थ मिल जा रहा है dy। तो यहाँ से हमें जो हमारे क्षेत्र का क्षेत्रफल का जो सूत्र प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा 2 गुने दिए हुए वक्र y अक्ष एवं रेखाएं y बराबर 0 तथा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र BONB का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप BONB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसका जब आप दुगना कर देंगे तो आपको वक्र और रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिया हुआ समीकरण है y बराबर x वर्ग द्वारा निरूपित वक्र y अक्ष के परितः सममित एवं परवलय है, यानी कि हमारा जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल है y एक्सिस के। तो यहाँ से जो हमारा डेराइव्ड फॉर्मूला मिल रहा है दोस्तों वो मिल रहा है 2 गुने इंटीग्रेशन x dy, जहाँ हमारे y की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से 4 हमने लिमिट क्यों लिया है? तो आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग है वैल्यू की वो 0 है और जहाँ एंडिंग है वो 4 है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे x की वैल्यू पुट करके तो आपको आपका एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न उठता है वो ये होता है कि x का मान अब हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है उससे अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है वर्गमूल y। जब आप इसे प्रतिस्थापित करेंगे दिए गए फॉर्मूला में तो आपको मिल जाएगा 2 गुने इंटीग्रेशन अंडर रूट y dy, जहाँ y की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 3/2 वेयर द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 4। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा 32/3। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह आप बेसिक फॉर्मूला को यूज करके एक कर्व और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर पा रहे हैं। इस प्रश्न में आपने ये जो आर्बिट्ररी स्ट्रिप लिया है इसे आप चाहे वर्टिकल भी ले सकते हैं, उससे भी आपको आपके क्षेत्रफल में कोई अंतर प्राप्त नहीं हो, केवल उसे हल करने की प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आइए उसे भी देख लेते हैं कि जब आप पैराबोला और एक लाइन के इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करेंगे वर्टिकल आर्बिट्ररी स्ट्रिप लेकर तो आपको वो किस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे गिवन पैराबोला और लाइन से इनक्लोज्ड एरिया में तो आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी यहाँ से y और जो विड्थ मिलेगा वो हो जाएगा dx। उसके बाद आपको जो गिवन वैल्यूज दी गई है ये सभी y के टर्म्स में है, तो इसे अब आपको x में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इस दोनों गिवन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो नया ऑर्डिनेट मिल जाएगा वो मिलेगा -2 और 2। तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलेगी -2 से लेकर 2। तो हमारे इस
गिवन एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन y dx, जहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी -2 से लेकर 2 तक। जब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा जब आप आर्बिट्रेरी स्ट्रिप के अपर और लोअर y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 to 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 2 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिमिट कैसे बदल गई? तो दोस्तों ये लिमिट बदली है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या आएगा। तो यहाँ से जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x माइनस एक्स टू द पावर 3/3, वेयर लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 2। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 8/3। जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा इनक्लोज्ड बाय अ कर्व एंड अ लाइन इज इक्वल्स टू 32/3। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर एक कर्व और एक लाइन का इनक्लोज्ड एरिया कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो मोस्ट प्रेफरेबल होगा कि आप वर्टिकल स्ट्रिप ही लें। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एवं कोटियों x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर एवं e 1 से छोटा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये क्वेश्चन पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक दीर्घवृत्त बनाना होगा दिए गए समीकरण से। तो सबसे पहले चलिए हम दीर्घवृत्त बनाते हैं। जब आप दीर्घवृत्त बनाएंगे तो आपको वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा, जिसमें कि हमारा जो ऑर्डिनेट है वो x बराबर 0 है और x बराबर a ही है। जब आप उन सभी को प्रतिस्थापित करने के बाद उन सब का नाम दे देंगे तो आपको यहाँ पर जो घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है BOB-RSB का। इसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। तो इसका इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर भी हम एक आर्बिट्रेरी स्ट्रिप यूज करेंगे। आर्बिट्रेरी स्ट्रिप हम कैसे यूज करेंगे? तो आर्बिट्रेरी स्ट्रिप हम BOFSB पर ड्रॉ करेंगे। वो आर्बिट्रेरी स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो y होगी और जो विड्थ होगी वो dx होगी। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ से हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन y dx, जहाँ पर x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे दिए गए इक्वेशन से। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी b/a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसे हम जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब यहाँ से ba हमारा बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर a तक। अब ये आपको एक फॉर्मूला में दिख रहा होगा जिसकी वैल्यू आप सब जानते होंगे। इसे आप फर्दर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय b/a मल्टीप्लाइड बाय x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। इसके बाद x की जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट a ही होगी। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए अब आप x की वैल्यू एक बार a ही पुट करेंगे और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करके। अब यहाँ से आप इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2b/2a मल्टीप्लाइड बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स e, जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ab मल्टीप्लाइड बाय e अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। और यही हो जाएगा दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम
हम बेसिक फॉर्मूला का यूज करके एरिया रिलेटेड टू अ कर्व एंड अ लाइन हम फाइंड कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर सॉल्व करें। जितना ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो अब समाप्त होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने सीखा एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, जो कि है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलन विकिरण कह सकते हैं? तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है सीधे तरीके से कि मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आपको वही चीज इसके आंसर में लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। नहीं, मानव विकास को अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुकूली विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है, जो मानव विकास के मामले में नहीं है। मानव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे होती है। यह एनाजेनेसिस के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। आइए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न में आपसे विकास के बारे में पूछा गया है, तो आपको वही इसके उत्तर में लिखना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ये विशेषताएं जीन की अभिव्यक्तियां हैं जो प्रजनन के दौरान
माता पिता से संतानों को पारित होती हैं। उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग और आनुवंशिक विविधता के अन्य स्रोतों के परिणाम स्वरूप किसी भी आबादी के भीतर विभिन्न विशेषताओं का अस्तित्व है। विकास तब होता है जब इस परिवर्तन पर प्राकृतिक वर्ण और आनुवंशिक विचलन जैसी विकासवादी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विशेषताएं जनसंख्या के भीतर अधिक सामान्य या दुर्लभ हो जाती हैं। यह विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर जैव विविधता को जन्म दिया है, जिसमें प्रजातियों, व्यक्तिगत जीवों और अणुओं के स्तर शामिल हैं। आइए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न में आपसे सीधे से प्रजाति की परिभाषा को पूछा है और वही आपको इसके उत्तर में लिखनी है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। प्रजाति को जीवों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि प्रजननक्षम संतान पैदा करने के लिए इंटरब्रीड करने की क्षमता रखते हैं। चौथा प्रश्न है, अनुकूलित विकिरण का वर्णन एक उदाहरण से करें। तो इस प्रश्न में आपको अनुकूलित विकिरण को समझाना है और उसका जो वर्णन है वो आपको उदाहरण से समझाना है इस चीज को। तो इसका देख लेते हैं हम उत्तर कैसे लिखेंगे। अनुकूलित विकिरण एक विकासवादी प्रक्रिया है जो एक एकल तेजी से विविधता लाने वाले वंश से नई प्रजातियां पैदा करती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक वर्ण के कारण होती है। अनुकूलित विकिरण का एक उदाहरण डार्विन फिंच है जो गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है। गैलापागोस द्वीप में एक विशाल विविधता मौजूद है जो एक प्रजाति से ही उत्पन्न हुई थी, जो कि गलती से इस द्वीप पर पहुंच गई थी। नतीजतन कई नई प्रजातियां विकसित हुई हैं और नए निवास स्थान पर कब्जा करने के लिए अनुकूलित हैं। इन फिंचिस ने अपने खाने की आदतों के अनुरूप विभिन्न खाने की आदतों और विभिन्न प्रकार की चोंच विकसित की हैं। आइए दोस्तों, अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण करें। तो इस प्रश्न में आपसे डार्विन के चयन सिद्धांत को बताना है, उसको स्पष्ट करना है आपको, और उसको आपको जीवाणु में देखी गई प्रतिजैविक प्रतिरोध के उदाहरण से समझाना है आपको। तो आइए देख लेते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। डार्विन चयन सिद्धांत बताता है कि कम भिन्नता वाले जीवों की तुलना में अनुकूल रूपांतर जीव बेहतर रूप से अनुकूलित होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रकृति उपयोगी भिन्नता वाले जीवों का चयन करती है क्योंकि ये जीव मौजूदा वातावरण में जीवित रहने के लिए बेहतर विकसित होते हैं। इस तरह के चयन का एक उदाहरण जीवाणु में प्रतिजैविक प्रतिरोध है। जब प्रतिजैविक पेनिसिलिन युक्त अगार प्लेट में जीवाणु की आबादी को विकसित किया गया, तब पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील कॉलोनियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि पेनिसिलिन के प्रतिरोधी एक या कुछ जीवाणु कॉलोनियां बच गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जीवाणुओं में संयोग उत्परिवर्तन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एक जीन का विकास हुआ जिसने उन्हें पेनिसिलिन दवा के लिए प्रतिरोधी बना दिया। इसलिए प्रतिरोधी जीवाणु गैर प्रतिरोधी जीवाणुओं की तुलना में जल्दी से गुणा करते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए अन्य पर एक जीव का लाभ अस्तित्व के लिए संघर्ष में मदद करता है। आइए दोस्तों, अब छठे प्रश्न को देख लेते हैं। इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता करें कि क्या मानवेतर किसी प्राणी में आत्म संचेतना थी। आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे। मनुष्यों के अलावा और भी कई जानवर हैं जिनमें आत्म चेतना है। एक जानवर के आत्म जागरूक होने का एक उदाहरण डॉल्फिन है।
ये अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, उनके पास स्वयं की भावना है और वे दूसरों को अपने और दूसरे के बीच भी पहचानते हैं। वे सीटी, पूंछ थप्पड़ और शरीर की अन्य चाल द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। डॉल्फिन ही नहीं, कुछ अन्य जानवर भी हैं जैसे कि कौवा, तोता, चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि आत्मचेतना प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों, अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। तो इसमें आपको 2 शब्द दे रखे हैं। पहला है संस्थापक प्रवाह और बॉटलनेक इफेक्ट दूसरा शब्द है। आपको इनको एक एक करके समझा देना है इसके उत्तर में। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले पहला संस्थापक प्रवाह को समझाएंगे। जब एक या कुछ जनसंख्या के सदस्य अपने मूल स्थल से कुछ दूरी पर एक नई अलग-थलग जनसंख्या के संस्थापक बन जाते हैं, इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। अब हम बॉटलनेक इफेक्ट को समझा देते हैं। बॉटलनेक इफेक्ट पर्यावरणीय घटनाओं या मानव गतिविधियों के कारण जनसंख्या के आकार में तेज कमी आना ही बॉटलनेक इफेक्ट कहलाता है। इस तरह की घटनाओं से जनसंख्या के जीन पूल में विविधता कम हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपके अध्याय विकास का प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। धन्यवाद। Dari COVID ke dalam dia. Ya benar. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो 18 कम पढ़े लिखे आदमी। हाँ।
लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।